नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। ईपीएफओ 2023 को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे एआईएस से जो है टेस्ट देख रहे थे और इसमें टोटल हम लोग 8 टेस्ट देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू देखे हैं और काफ़ी लोग का डिमांड था कि पीवाईक्यू जो है सेक्शनल किया जाए। तो ऐसे में हम यहाँ पे 3 सेक्शन का जो है पीवाईक्यू आपका यहाँ पे बता चुके हैं, जिसमें पहला आपका इंडस्ट्रियल जो है रिलेशंस एंड लेबर लॉ से रिलेटेड हम लोग देख चुके हैं। यानी आज तक जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं एक वीडियो में आपको कवर किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके जो है सिलेबस में है, तो इससे रिलेटेड हम लोग जो है आज तक जितने भी पी वाई क्यू आए हैं यहाँ हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग पिछले दिन जो है आपका, क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था कि अकाउंटिंग और जो है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया दिया जाए, ये भी हम लोग इसको भी कवर कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था यानी 2021 में जो एग्जाम हुआ था, तो इसका हम लोग पी वाई क्यू जो है देख चुके हैं। और ये सब जो है यदि पी वाई क्यू की मैं बात करूँ तो बोथ जो है लैंग्वेज में हम लोग कवर किए हैं, हिंदी एज वेल एज अंग्रेजी। और इन सब के अलावा यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ जनरली ध्यान नहीं जाता है, जैसे लेबर लॉज हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, इन सबको जो है थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी हो गया, इनको हल्का में लिया जाता है। ऐसे में इसको लेकर हम यहाँ पे एमसीक्यू कराए हैं बहुत सारा। और आगे जब तक आपका एग्जाम है हमारा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आप सबों को जो है एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ। तो टेस्ट सीरीज हम लोग देख ही रहे हैं, साथ साथ जो है पिछले दिन एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। डेली आप सभी के लिए जो है, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है 2 जुलाई और 2023 को होने वाला है। और अभी तक आप सब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। यहाँ 2 एग्ज़ाम है, एक तो आपका एपीएफसी के लिए और एक आपका ईओयू के लिए है। यहाँ पे टाइमिंग एग्ज़ाम का आपका है 9:30 से लेके और 11:30 तक सुबह में पहला है। दूसरा शिफ्ट है आपका 2 बजे से लेके और 4 बजे तक शाम को। ऐसे में यदि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना एक जो है रियल टाइम प्रैक्टिस किया जाए। तो आप सभी के लिए डेली यहाँ पे एक जो है टेस्ट अपलोड किया जाएगा हिंदी एज वेल एज अंग्रेजी में। और एक टेस्ट ऑलरेडी जो है प्रीवियस दिन हो चुका है, तो ये टेस्ट अपलोड किया गया था। यानी 2 बजे आपका टेस्ट अपलोड किया जाएगा और 4 बजे जो है आपको सबमिट करना है। उसके लिए जो है सारा डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे दिया गया है कि आप 9015040592 टेलीग्राम ग्रुप पे सबमिट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। देखिए, मेरा पर्सनल नंबर देने का टारगेट ये था कि मैं ग्रुप में यदि आप सभी को बोलता सबमिट करने का, तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरा मार्क्स कोई देख लेगा, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ऐसे में मैं आप सभी के लिए जो है पर्सनल यहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया हूँ टेलीग्राम का। वहाँ पे आप जो है यानी 2 बजे आपका जो है बिल्कुल जो है पेपर ये डलेगा और 4 बजे तक आपका पेपर होगा, यानी रियल टाइम में आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे में क्या होगा, आपके एक्चुअली क्या होता है कि शरीर को हम लोग जैसा बनाते हैं वैसा आदत हो जाता है। तो आपका जो है मेंटल स्थिति यहाँ पे जो है इस टाइम में जो है काम करने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो 2 से 4 डेली पेपर होगा टिल द एग्जाम डेट, ठीक है। इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में दोनों में आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक है। 4 बजे आपको सबमिट कर देना होता है। यदि आप चाहें तो सबमिट नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फोर्सफुली है नहीं। बट हमारा टारगेट है कि एक जो है रियल टाइम जो है आपका टेस्ट हो, जैसे आपके एग्जाम में होता है। तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके लिए अच्छी होगी, वो मैं सीट वगैरह पे सबमिट कर दे। और 4 बज के जो है 5 मिनट पे आपको जो है आंसर शीट यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप जो है अपना आंसर शीट यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर शीट से अपना क्वेश्चन मिला के अपना मार्क्स भी हमको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको फीडबैक भी देता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे आज यदि बात करें तो पिछले दिन यहाँ पे सबमिट किए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर शीट। और आप आंसर शीट सबमिट करेंगे और आपका यदि कोई क्वेश्चन होगा तो उसके साथ आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं रिप्लाई भी किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि आप जो है किस वे में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोग टेस्ट डेली देंगे। तो एक तो मैं प्रैक्टिस आपको, देखिए आपके लिए यहाँ पे अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है मैं आप एक बार क्लियर कर दूँ। पहला, सुबह में आपको मॉर्निंग में 6:15 पे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है यहाँ पे, चाहे वो DIS का टेस्ट हो या जो है आपको यूथ कंपटीशन टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या जो भी इंपॉर्टेंट जो है आपसे PYQ जो है MCQ बन सकता है, ये तो आपको मॉर्निंग में मिलेगा ही, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा आपको टेस्ट जो है यहाँ पे 2 बजे, ठीक है, मैं बता दिए 2 PM पे मिल जाएगा। आप सभी जो है ये जाके टेलीग्राम ग्रुप पे जो है टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे सारा कुछ अपलोड किया जाएगा, लिंक यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ तीसरा जो है आप सभी के लिए शाम को जो 4:30 बजे, क्योंकि मैं आपसे पूछा था कितने लोग चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज एक रिवीजन करा दिया जाए,
यानी मैराथन क्लास टाइप जो है एक रिवीजन हो जाए। तो शाम को 4:30 PM में आपको जो है एक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है। वैसे में देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज शाम को आपको जो है पॉलिटी जो है अपलोड होगा। ठीक है, पॉलिटी का पार्ट 1 अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस में एक जो है वेल मैनर में चल रहे हैं। और ये सब जो आपको यहाँ पे अभी कराया जा रहा है, आपको पता है कि ये सब करने का जो है मार्केट में फी वगैरह क्या लिया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए कराया जा रहा है ताकि आप जो है, जो भी हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जो भी भाई बंधु, जो भी हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं, या जिन तक जो है अच्छा कंटेंट नहीं पहुंच पाता है और उसके अभाव में एग्जाम में उनको प्रॉब्लम होता है, ऐसे में उन सभी लोग को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम जो है किया जा रहा है। आप सभी जो है इस चैनल को अधिक से अधिक, आपका मैं आप पहले भी बोल चुका हूं कि आप इसको अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसका भी मनोबल बना रहे, मेरे को भी लगे कि हाँ मेरा कंटेंट जो है ज़्यादा लोग तक पहुंच पा रहा है। तो अपना टारगेट यही है कि कंटेंट जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग तक पहुंच पाए, ताकि जो है अच्छे क्वालिटी कंटेंट से अब लोग जो है वंचित नहीं रह पाए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। किसी भी प्रकार का इस चैनल से रिलेटेड जो है पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग मैसेज में पूछते रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं, जो भी टेस्ट वगैरह यहाँ पे लिया जा रहा है और जो भी यहाँ पे अप्रॉक्स हम जो काम करते हैं, लगभग यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है दिया गया है। वहाँ जाके आप अपलोड करके चाहे तो एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। जो लोग अभी तक ये टेस्ट नहीं देखे हैं, एक बार आप लोग देख सकते हैं टेस्ट, अभी भी आपके एग्जाम में थोड़ा वक्त है। और एक टेस्ट देखने में आपको मैक्सिमम टाइम जो है, देखिए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कितना लगेगा, 1.5 से 2 घंटे लगेगा और आप जो है कवर कर सकते हैं। आपके अंदर ये जो है, चूंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ईपीएफओ में टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 120 प्रश्न है। ठीक है, और टाइम भी 120 मिनट ही है। ऐसे में टेस्ट देना तो एकदम बिल्कुल जरूरी है, इसलिए मैं रियल टाइम प्रैक्टिस में आपको एक टेस्ट जो है रोज यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आइए आज हम लोग इसका देखेंगे, धी आईएएस से जो है टेस्ट नंबर 9 देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो लेक्चर को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग टेस्ट 8 तक देख चुके हैं। टोटल इसमें 10 टेस्ट जो है आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो एक टेस्ट और इसका बचेगा, एक टेस्ट हम आपके एग्जाम से पहले करा देंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 69 बीपीएससी के लिए जल्द ही हम टेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे। एक बिल्कुल एक प्लान, फुल जो है प्रूफ प्लान आपके लिए जो है बीपीएससी के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, बाकी टेस्ट वगैरह जैसे हम लोग दे रहे थे, टेस्ट अपना चलते रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए 120 क्वेश्चन है और 120 मिनट ही टाइम है आपके पास। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे जो है आपका 300 का होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है सारी बातें हो चुकी है। अब तो सिलेबस बताने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं रहा, सिलेबस सारे लोगों को पता होगा। चलिए तो सबसे पहले इसमें अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है डायरेक्शन, क्या दिया है कि यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिया गया है और 4 वर्ड दिया गया है। पूछा गया है कि अपोजिट मीनिंग जो है आपको बताना है, जो भी अंडरलाइन वर्ड है इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल एक ही कहानी है, यदि आपको आता है, आपको याद है तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो जिनको आता होगा कर लेगा। चलिए हम आंसर बता देते हैं। पहला देखिए लिखा है, हिज रिलीजियस व्यू आर रेदर जो है एंटिकल। तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग देखिए क्या हो जाएगा आपका, मॉडरेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑफन कंसिडर द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस टू बी हर्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। इसका सही आंसर जो आपका बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वाला मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग एक्सप्लेन तो जैसे करते हैं वैसे एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू जीवी सॉ मीन द बिकम इनर्ट। यहाँ पे देखिए इनर्ट जो है, ठीक है, इसी का आपको यहाँ पे अपोजिट बना बताना है। ठीक है, तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करके यहाँ पे लाइवली जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे है कि सम ऑफ द मैन आर हाईली, हाईली जो है मिसेंथ्रोपिक। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है ये डी बन जाएगा, फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, आगे देखिए अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है और आपको इरर ढूंढना है। कोई इरर नहीं है तो ऑप्शन डी करेंगे, अगर इरर है तो आपको बता देना है।
जैसे देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 जो है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है बुद्धिज्म टीच दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स विल लीड द एस्केप सफरिंग नो इरर। यहाँ पे देखिए कोई इरर दिख रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल इरर दिख रहा है। यहाँ पे जो है लीड है, यहाँ पे लीड नहीं लीड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ लोग जो है बिल्कुल ही कमेंट करने लगते हैं कि बिल्कुल अभी का अभी पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। ये मेरे को अभी जो ओरिजिनल पीडीएफ होता है मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं। ठीक है, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इस पीडीएफ में, यहाँ केवल क्वेश्चन है। ठीक है, आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं ये पीडीएफ तुरंत का तुरंत आपको अपलोड कर दूंगा जैसे लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन और अंग्रेजी एज वेल है हिंदी में जो पीडीएफ हमारे पास जैसे ही अवेलेबल होगा वैसे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो थोड़ा आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे। अभी तक देखिए जितना टेस्ट हुआ है सारा का पीडीएफ मैं अपलोड कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि दिस हार्डली वन लिबर्टी वॉज नॉट टू बी द लाइटली एव डॉन इन नो इरर। तो बताना है इसमें, बताइए कि इरर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हार्डली वन लिबर्टी, तो यहाँ पे हार्डली नहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हार्डली को हार्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे इरर आपका ऑप्शन ए में दिखेगा। चलिए आगे देखिए, अगला है माई फ्रेंड सेड हैज नेवर रिमेम्बर्ड हैविंग रीड ए मोर इंजॉयबल बुक। यहाँ पे देखिए यहाँ भी इरर अपने को दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही नेवर रिमेम्बर्ड है, तो यहाँ पे जो है ही डज नॉट जो है रिमेम्बर आप जो है कर सकते हैं। तो करेक्ट जो है डज नॉट रिमेम्बर्ड होगा, तो ऑप्शन बी बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, विथ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन पॉपुलरियस जो है कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, यहाँ पे बताना है इरर है क्या। देखिए यहाँ भी अपने को जो है कुछ सेंटेंस में जो है इरर अपने को दिख रहा है। ठीक है, इंडिया इज ए सेकेंड जो है मस्ट प्लस जो है कंट्री, इज द यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर द लगता तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो है देखेंगे तो आपसे देखिए पूछा क्या गया है। देखिए यहाँ पे कुछ सेक्शंस आपको दिया गया है, ब्लैंक स्पेस है, और आपको जो है ग्रुप ऑफ कुछ वर्ड है जो मस्ट एप्रोप्रिएट होगा, वही आपको ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। देखिए जैसे फॉर्मेट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सिलेबस को रीड कर चुके हैं। यहाँ पे है कि इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट ए रेन कोट। यहाँ पे जो है देखिए अप्रोप्रिएट जो है क्या हो जाएगा, ऑल दो। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट जो हो जाएगा आपका ऑल दो, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आई पार्क्ड माई कार इन नो पार्किंग जोन बट आई, यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएट वर्ड की बात पूछी जा रही है, तो गॉट अवे विथ इट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। माई टीचर वाज यूज फॉर बीइंग लेट, तो यहाँ पे देखिए एनवाइड एट एनवाइड विथ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बन जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। अप्रॉक्स मान के चले 20 प्रश्न आपसे जो है अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है संध्या मी फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस। यहाँ पे देखिए प्रिपरेट वर्ड जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट टू है, सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड एट हो जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड टू नहीं सॉर्टेड एट हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। संध्या सॉर्टेड एट मी और टॉप ऑफ ए हाउस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 से 16 तक के लिए इंस्ट्रक्शन आपके लिए क्या है, कुछ अंडरलाइंड वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या आपको बताना है, नियरेस्ट जो मीनिंग क्या बनेगा इसका। ठीक है, जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ही फेल्ट रिजल्टेड आफ्टर ए लॉस्ट हिज बिजनेस। यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन किया गया है बस इसी का जो नियरेस्ट मीनिंग बनेगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर बनेगा रिजल्टेड, यहाँ पे डिस्टार्टेड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, डोंट जो है कंडोन सच एक्ट विच लेड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। यहाँ पे कंडोन का नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है। यहाँ पे क्या आपका बन जाएगा, ओवरलुक। ठीक है, ओवर जो है
लुक इसका नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे चूंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ओवर लुक। आगे देखिए, और आप लोग डेली टेस्ट जो अपलोड किया जा रहा है उसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आप एग्जाम देने जाएंगे तो फिर आपको उसका बेनिफिट पता चलेगा, ठीक है। देखिए, आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ए गुड वर्क प्लेस शैल नॉट इनकरेज इनेप्ट्यूड इवन इन हिडन मैनर। तो यहाँ पे देखिए, इसी का नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है। यहाँ पे जो हो जाएगा इन कॉम्पिटेंस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। लर्निंग टू फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट द इम्पेड वन मदर्स टंग लर्निंग। यहाँ पे इम्पेड जो है आपका, इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है। इसका सही यहाँ पे मीनिंग बन जाए आपका हिंडर, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो 17 से 20 के लिए इंस्ट्रक्शन है आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेज है, बस इसका आपको मीनिंग बता देना है। एप्रोप्रिएट जो भी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। जैसे चेंज योर ट्यून, ठीक है। तो वो चेंज योर ट्यून जो है, यहाँ पे देखिए टू लिसन ए गुड म्यूजिक, टू डू थिंग दैट यू आर नॉट विलिंग टू चेंज योर ओपिनियन कंप्लीटली बिकॉज इट विल ब्रिंग योर एन एडवांटेज। ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे है ब्लड 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 है, ठीक है। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो है सोलो पर्सन है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा टू बिलोंग ए फैमिली फॉर ए हाईएस्ट सोशल क्लास। ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कट द क्रैप। यहाँ पे जो आपका एप्रोप्रिएट बनेगा द ऑफसेट समवन बाय द सिटिंग देम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ही मेक्स डिसीजन ऑन द फ्लाई। ही मेक्स डिसीजन ऑन द फ्लाई। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपका बन जाएगा ही डिसाइडेड क्विकली विदाउट एनी जो है सीरियसनेस, ठीक है। ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अंग्रेजी वाला जो है क्वेश्चन 20 फिनिश हुआ। लगभग इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए, लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। अभी तक भी बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास अच्छा कंटेंट नहीं पहुंच पाता है, तो अच्छा कंटेंट नहीं पहुंच पाने की वजह से वो बच्चे जो है पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो भी अच्छा कंटेंट मिले, मैं बार बार बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि यहीं का कंटेंट, अगर कहीं से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है, तो उन बच्चों में आप जरूर शेयर कर दें। देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का हम पूरा रिवीजन करा चुके हैं आपको, ठीक है। और आप अभी देखेंगे जो लोग भी रिवीजन किए होंगे, ठीक है, आप देखेंगे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल डिटेल में हम जो है कोशिश किए हैं। लगभग 7 घंटे का वीडियो बना है टोटल, 7 साढ़े 7 घंटे का। और हमारा कोशिश रहा है कि सब कुछ जो है वहाँ पर कवर किया जाए। तो कंटेंट जहाँ से मैं लिया हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट वहाँ पे आपको बताए गए हैं, तो उसको एक बार आप जरूर सुन ले। अब देखिए, सुन ले, देख ले। यदि किन्हीं को स्लो लग रहा होगा तो आप 1.5 करके सुन ले, ठीक है। आपको अफसोस नहीं हो कि हम एक बार सुन के एग्जाम में क्यों नहीं गए। वैसे ही आप पॉलिटी वाला कंटेंट जरूर जो है सुनेंगे, आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। वैसे देखिए, है तो आपका बिल्कुल क्रैश कोर्स टाइप का मटेरियल है, बट वहाँ पे हम डिटेल में बात किए हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। वहाँ पे डिस्कस किया गया था लखनऊ अधिवेशन जो है अंबिका चरण मजुमदार द्वारा 1916 में हुआ था। एक एक अधिवेशन के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, और अधिवेशन की क्या विशेषता रही, सारा कुछ हम लोग एक एक करके बात किए हैं। भारतीय राज्य समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, सर जो है हैकोट बटलर। चलिए, तो बटलर की अध्यक्षता में जो है भारतीय राज्य समिति का गठन किया गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए, पहला यहाँ पे कि आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव पड़ी, ठीक है। बिल्कुल ही पड़ी, हम लोग डिस्कस इसको अच्छे से किए थे। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, आपको बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंड दो दोनों, इसका मतलब ऑप्शन सी बनेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए।
ठीक है, आप कर सकते हैं इसको। तो आनंद चार्लू हैं, आनंद मोहन बोस हैं, भूपेंद्र नाथ, बाल गंगाधर तिलक आप सभी को पता है कि कभी भी नहीं चुने गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? यहाँ पे डबल रिपीट हो गया है। तो आप सभी को पता है नील दर के, अब ये सब भी हम लोग यहाँ पढ़े हैं, नील दर्पण। हम वहाँ पे बहुत सारा फैक्चुअल भी चीजें आपको बताए हैं। नील दर्पण लेखक के जो है ये हो जाएंगे दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। अभी तक जितने भी प्रश्न इस टेस्ट में आए हुए हैं, ठीक है, सारा वहाँ पे कवर किया गया है। इसका मतलब हम लोग अच्छे तरीके से सारा कंटेंट वहाँ पे कवर किए हैं। देखिए, चीतू पांडे जिन्हें जो है शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था, किस आंदोलन के हिस्सा थे वो? ठीक है, ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा थे। चीतू पांडे के बारे में बताए थे और बात हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा थे ये। और स्थानीय जो है वहाँ पे कुछ दिन के लिए जो है इनके द्वारा सरकार बनाया गया था। आगे देखिए, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरुआत कहाँ से की? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी जी के बारे में अच्छे से बात किए थे हम लोग। तो आप सभी को पता है कि 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च जो है इनका शुरू हुआ था। तो यहाँ पे शुरुआत की थी, किसके वजह से शुरुआत की थी ये पूछा है। तो नमक कर जो है कानून लागू करने के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो जितने संगठन हैं, जैसे कांग्रेस के पूर्व संगठन है या कांग्रेस के पैरेलल में है उसके बाद के हैं, उनके संस्थापक कौन है? यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इस पे हम लोग अच्छे डिस्कशन किए हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक यहाँ पे कौन है आपका? आप सभी को पता है ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। कौन सा युग में जो है सही नहीं है यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं और लेखक का नाम हम लोग पढ़े थे। और ऐसे में देखिए द लीडर जो है किसका था? ये मदन मोहन मालवीय का था। तो पहला तो आपको क्या है, ये गलत हो गया, इनिवेशन तो होंगी नहीं। युगांतर, ठीक है, युगांतर जो है ये आपको बरिंद्र कुमार घोष थे, इसमें अविनाश भट्टाचार्य थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे। तो ये भी आपका जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। यंग इंडिया अरविंदो घोष, ये यंग इंडिया इससे महात्मा गांधी जुड़े हुए थे। ठीक है, देखिए यंग इंडिया की बात करें तो लाला लाजपत राय भी इससे जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी इसका आगे संपादन करते हैं। मैं लेक्चर में आपको वहाँ पे बताया था कि महात्मा गांधी इससे जो है, अगर संस्थापक की अगर बात किया जाए, प्रकाशन करने की बात किया जाए, तो वो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, शुरुआत खैर लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। यहाँ पे तीनों ही गलत हो गया। और तीनों गलत होने के, यहाँ पे क्या पूछा गया था? गलत ही पूछा गया था। हाँ, कौन सही नहीं है? यहाँ पे तो तीनों ही सही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, देखिए स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो आप सभी को पता है कि कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर देना। जैसे ही बंगाल का विभाजन किया गया उसके बाद आपको स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, बंगाल विभाजन कब होता है इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा हुई थी 1905 में। ठीक है, आप लोग बताएंगे बंगाल विभाजन जो है कब से लागू हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं बंगाल विभाजन किस डेट को लागू किया गया था। चलिए, तो ऑप्शन ए बन गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए सिपाही विद्रोह के बारे में बात की गई है, 1857 वाले। तो दिल्ली से जो है आप सभी को पता ही है कि जो यहाँ पे हामिद अली खां, ठीक है, तो नवाब जो हामिद अली खां, तो ये का 4 हो जाएगा। लखनऊ से पता ही है बेगम हजरत महल 3। कानपुर से जो है आपको यहाँ पे अजीमुल्ला खां 2 हो गया। और लास्ट में बचा फैजाबाद, जो है यहाँ पे मौलवी अहमद शाह। तो 4-3-2-1, और 4-3-2-1 ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। 4-3-2-1 ऑप्शन ए। ठीक है, पैरेलली आप लोग अटेम्प्ट करते रहें, आपके सामने प्रश्न दिख ही रहा है, मैं पढ़ ही रहा हूँ। थोड़ा सा आपको वक्त यहाँ पे दे रहा हूँ तो आप अटेम्प्ट करते रहें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए यहाँ पे कौन सा आपको स्टेटमेंट सही है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। और आप सभी को पता है चर्चा क्या हुई थी कि कांग्रेस से इस्तीफा दिए और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भगत सिंह जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ये भी बात सही है। जो आपका HRSA था, ठीक है, पहले HRA था, ठीक है, और फिर HSRA बना, तो इसमें संस्थापक में से एक थे। दोनों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था। आप सभी को पता है ये स्वदेशी आंदोलन के जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, उसी के दौरान। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन कब से जो है आपको प्रभावी हुआ था, ठीक है, ये 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हुआ था, ठीक है। अब आप जो है कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि आखिर ये जो घोषणा कब किया गया था, ठीक है। 16 अक्टूबर को तो ये प्रभावी हुआ था, लेकिन घोषणा कब किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है, केवल एक है, दो है, एक दो दोनों है, ना तो एक ना ही दो। देखिए तो दादा भाई नौरोजी के बारे में देखें, राष्ट्रगुप्तार पत्रिका के प्रकाशक थे, बिल्कुल ये बात सही है। कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी बात क्या है, सही है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो, राष्ट्रगुप्तार से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो दोनों ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। कब कब ये बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। पूछा है कि बायोक्योम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे कौन सा आपको सही है ये बताना है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध का एक प्रदर्शन था, ये बात क्या है आपको सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह के प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। देखिए बायोक्योम सत्याग्रह 1924 से 25 के बीच में आपको हुआ था, और गांधी जी जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, लेकिन इसका समर्थन ही जरूर किए थे, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा जो है समर्थन किया गया था, ना कि यहाँ भाग लिया गया था। दूसरे को गलत माना जाएगा, ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए, ये दिख नहीं रहा होगा, चलिए पढ़ देता हूँ मैं। उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित शक्तियों में कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय को भी कौन सी जो है आपको शक्तियां दी गई है उच्चतम न्यायालय के साथ साथ। देखिए सलाहकारी शक्ति है, न्यायालय के समकक्ष लंबित किसी वाद या मामले को पूर्ण न्याय करने की अभिलेख न्यायालय की शक्ति। देखिए उच्चतम न्यायालय यानी यहाँ पे बात हो रही है आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जो है शक्तियों में से कौन सा जो है, जैसे उच्च न्यायालय को जो आपको शक्ति प्राप्त है वो उच्चतम न्यायालय को भी है, ऐसा कुछ प्रश्न है। ये अभिलेख न्यायालय का है, ठीक है। सारा डाटा आपको इकट्ठा करके रखा जाता है, आज तो डिजिटल रिकॉर्ड जो है रखा जाता है, ठीक है। हमारे संविधान में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के लिए आर्टिकल 129 और उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 215, और वहाँ पे बताया गया है कि अभिलेख न्यायालय के रूप में, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है इसको कहा जाता है। यानी न्यायालय में जो भी कार्यवाही होगी, फैसला होगा, सारा का क्या होगा, आपको अभिलेख के रूप में साक्ष्य रखा जाएगा। आज तो डिजिटली भी रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, तो सबसे पहले अंग्रेजी का क्वेश्चन देखें हम लोग, फिर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिला और पॉलिटी, ठीक है। निम्नलिखित में से ग्लोबल जो है जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से आपको कौन जो है मूल्यह्रास को परिभाषित करता है। मूल्यह्रास को आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आग दुर्घटना का एक संयंत्र का विनाश, टूट फूट के कारण समय के साथ उपकरण का नुकसान हो जाना। देखिए टूट फूट के साथ आपको पता है कि समय के साथ जो है कोई उपकरण होगा तो थोड़ा सा घिसता है, पुराना होता है, इसको मूल्य ह्रास की तरफ जो है परिभाषित कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। टूट फूट हो गया या कोई अप्रचलन या अन्य कारक के कारण समय के साथ यदि किसी संपत्ति में क्रमिक कमी हो, ठीक है, क्या हो, क्रमिक कमी हो, धीरे धीरे, ठीक है, तो मशीन जितना पुराना होते जाएगा कीमत आपका उतना कम होते जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि मैथमेटिक्स वगैरह का PYQ करा दिया जाए, तो बिल्कुल कराया जाएगा सबका, आप लोग बिल्कुल पेशेंस बना कर रखेंगे। देखिए भारत में जो है संघीय कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संघीय कार्यपालिका, तो यहाँ पे देखें, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभिन्न मंत्रियों का पद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल ये बात क्या है, सही है, मंत्रिपरिषद आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन पहला ये केस गलत है, क्यों गलत है आप सभी को पता चल गया होगा कि लोकसभा का कुल संख्या का 20% नहीं, क्या होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। विभिन्न मंत्रियों का पद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।
देखिए, राष्ट्रपति पद निर्धारित करने का काम नहीं करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, केवल निर्धारित कौन करता है? एक तरह से समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री की सलाह पे ही निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए गलत हो गया था दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित है। संविधान 368, देखिए, तो आप सभी को पता ही होगा 368 के बारे में। 368 जो है क्या डील करता है? ये संविधान संशोधन की बात करता है, संविधान में संशोधन करने के संसद का शक्ति के बारे में। ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। गन्ना का जो है उचित और लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आर्थिक मामले पे कैबिनेट समिति के द्वारा। ऑप्शन ए ही बन जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका 42। रुपये की जो है परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? जो रुपये की परिवर्तनीयता की बात हो रही है, कन्वर्टिबिलिटी की बात हो रही है, तो रुपये को सोना में बदल देना, रुपये के मूल्य पर बाजार का नियंत्रण, रुपये का रूपांतरण किसी भी अन्य मुद्रा में हो सकता है। बिल्कुल यही इसका मीनिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ट्रिब्यूनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए यहाँ पे कौन सा कथन सही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ध्यान से ये कथन तो जरूर देखेंगे, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक हो जाता है अपने से, ठीक है। मेरे से भी कई बार मिस्टेक हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे सबसे पहले, इसलिए देखते होंगे जब भी मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, सेकंड मेरा ध्यान यहीं पे होता है। तो ट्रिब्यूनल से संबंधित आपको बताना है। मूल संविधान को लागू करने के समय ट्रिब्यूनल का प्रावधान नहीं था। 1976 में 42 संविधान संशोधन अधिनियम के संविधान में ट्रिब्यूनल के नाम से एक नया हिस्सा जो है जोड़ा गया, ठीक है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। 1976 में जो 42 संविधान संशोधन किया गया, वहीं पे आपको भाग जो है 14A, ठीक है, वहीं पे इसको जो है जोड़ा गया था, और इसी में ट्रिब्यूनल शब्द का जो है आपको उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया, तो ऑप्शन तो आप पता चल ही होगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44। देखिए क्या पूछा गया है। भारत में बैंकों के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, तो कृषि है, सूक्ष्म और छोटे उद्यम है, कमजोर वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए किसके संदर्भ में बताना है, यहाँ पे बैंकों के संदर्भ में ध्यान देंगे, ठीक है। तो बैंकों के अगर संदर्भ में देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपको ये सारी चीजें ही आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, कृषि भी हो जाएगा, सूक्ष्म छोटे उद्यम, कमजोर वर्ग, सब आ जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती मामले में जो है ये बताया गया था, ठीक है, कि आधारभूत संरचना के साथ जो है छेड़खानी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में, ठीक है। 1973 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम जो है ये, सॉरी, केरल में पहले था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ वाला मामला भी आया था। इन सब मामले के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को द्वारा कहा गया था कि संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की तो शक्ति है, लेकिन संशोधन करते समय ध्यान देना है कि संविधान का मूल ढांचा बिल्कुल बना रहना चाहिए। अब मन में प्रश्न आपके आ रहा होगा कि आखिर ये मूल ढांचा क्या होता है संविधान का, ठीक है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ही समय समय पे इसको डिफाइन करते रहा है कि मूल ढांचे के साथ छेड़खानी है, इसके लिए कोई डिफिनीशन जो है नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है, बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखिए, राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से जुड़े 2 सदस्य को मनोनीत करने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको ये गलत हो गया, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो संवैधानिक कोई प्रावधान की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं, मनोनीत सदस्य को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बात क्या है, सही है। मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव में मतदान कर सकते हैं, और उपयुक्त सभी, खैर यहाँ पे गलत पूछा था, ऑप्शन आपका ये बन जाएगा।
आपको पता है कि आर्टिकल जब 80 पढ़ेंगे आप, ठीक है, अनुच्छेद 80, यहाँ पे जाएंगे तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? 250 हैं, ठीक है। 250 में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? नाम निर्देशन किया जाता है उनका, यानी 238 सदस्य आपको संघ या राज्य क्षेत्र से आपको आते हैं। और मनोनीत सदस्य को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका सारा कुछ क्या हो गया? सही हो गया। गलत यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, तो गलत आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए दिमाग में कुछ और चलते रहता है, एक्सप्लेन आदमी कभी कभी कुछ कर देता है, मिस्टेक हो जाता है, बट चलिए सही हो गया। यहाँ पे मेरे को लग रहा था सही ढूंढना है, यहाँ पे देखिए गलत ढूंढना है, गलत तो यही हो गया, ठीक है। दो को तो मनोनीत करने का यहाँ पे प्रावधान है ही, ठीक है। सॉरी, दो को नहीं है यहाँ पे, तो 12 को है, ठीक है, देखिए, ठीक है। दो को नहीं है, कितने को है? 12 को है, इसलिए गलत हो गया। दो को कहाँ पे है बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, दो को कहाँ पे है। आगे देखिए, लोक लेखा समिति के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोक लेखा समिति, इस समिति में जो है आपको लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। देखिए आपको पता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22। और 22 में देखेंगे तो 15 तो आपको कहाँ से होते हैं? यहाँ पे लोकसभा से। अब बाकी बचे 15 और 7, 7 और 5 12, 7 ही सदस्य बचे, ये आपको राज्यसभा से होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। वित्त मंत्री समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। पूछा गया है कि वित्त मंत्री जो है समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी स्टेटमेंट जो है आपको सही नहीं होगा। समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये क्या है? आपको स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेशन जो है ग्रीन्स का संबंध किससे है? ऑपरेशन ग्रीन्स, देखिए ऑपरेशन ग्रीन्स देखेंगे तो टमाटर प्याज आलू, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये बजट जो है 2018-19 में जो है आपको ऑपरेशन ग्रीन्स लॉन्च किया गया था, ठीक है। 500 करोड़ रुपए राशि यहाँ पे खर्च करने की बात की गई थी। कब लॉन्च किया गया था ऑपरेशन ग्रीन्स? जो है बजट 2000 आपको 18-19 के ड्यूरेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए पूछा गया है यहाँ पे, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे कि उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, और उस रीट को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस रीट का नाम क्या है? ये है आपका मैडमस, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मैडमस आखिर क्या होता है? ये परमादेश, ठीक है। परमादेश तो आप सुने ही होंगे, परमादेश। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कौन सा है बताना है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय द्वारा निश्चित जो है करता है। देखिए सही नहीं बताना था। देखिए संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या कर सकते हैं? हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये तो बात सही है। मौलिक कर्तव्य तो हमारे संविधान में था ही नहीं, आप सभी को पता है, बाद में ऐड किया गया। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करके उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, न्यायालय निश्चित करता है, उन्हें परमादेश के द्वारा प्रभावी बनाना, ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म के द्वारा असूली खाता तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये फर्म के विघटन के समय आपको तैयार किया जाता है, ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे देखिए, देखिए ये फीफो और लीफो का मूल्यांकन विधि क्या होता है? ठीक है, देखिए फीफो और किसकी बात हो रही है? लीफो की। प्रश्न हम लोग छोड़ दिए क्या? नहीं, ठीक है। 51 देख चुके थे। 1 मिनट। देखिए यहाँ पूछा गया फीफो और लीफो का मूल्यांकन विधि क्या होता है? फीफो का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इनका मूल्यांकन विधि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो अस्थाई संपत्ति विनियोग निर्गमित कच्चे सामग्री की, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा।
आप देखते होंगे कि बहुत सारे बिजनेस वगैरह में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और लिपो कहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले भी कंसेप्ट होती है कहीं कहीं। भुनाए गए बिलों पे असमाप्त कटौती होती है। यहाँ पे आय की एक मद है, एक दायित्व, पेशगी में प्राप्त आय बकाया आय। ठीक है, ये जो असमाप्त कटौती जो है ये बकाया आय आपका बन जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 54। पूछा गया आपसे कि क्रेडिट जो है नोट, क्रेडिट नोट जो है जिस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है वो पुस्तक क्या होता है? क्रेडिट जहां नोट करते हैं तो ये कौन होता है? विक्रय वापसी वही होता है। आगे देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। सेल्स रिटर्न जो जर्नल होता है उसी में ये देखने को मिलता है। लेनदार को भुगतान का परिणाम होता है कुल जो है संपत्तियों में वृद्धि। ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, टोटल एसेट इंक्रीजेज। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है अंतिम खाते में सम्मिलित नहीं है? अंतिम खाते में तो देखिए व्यापार और लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, रोकड़ बही, आर्थिक सिट्टा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? दोहरी लेखा प्रणाली, लागत सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत। पूछा है कि लेखा विधि का सिद्धांत जो है इसमें से कौन नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ जो है आपका जो है ट्रुथ जो है फुलनेस मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बन जाएगा डी, सत्यता का सिद्धांत। जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथफुलनेस जो है यही जो है आपका लेखा विधि का सिद्धांत में नहीं आता है। आगे देखिए, मोहन को जो है 200 रुपये वेतन दिया जाता है, सॉरी 200 नहीं है 2000। इस लेन देन में कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? देखिए, तो मोहन का खाता है रोकड़ व्यापार वेतन खाता। अगर मान लीजिए कोई कंपनी में कहीं भी कोई काम करने वाले लोग हैं, उनको कोई वेतन दिया जा रहा है तो वेतन खाता का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया? 58, 59 देखते हैं। इक्विटी बढ़ाने वाला जो है खाते को क्या कहा जाता है? ठीक है, इक्विटी बढ़ाने वाला डेबिट अकाउंट है, क्रेडिट है, राजस्व है, ट्रेजरी स्टॉक है। इक्विटी बढ़ाने वाले खाते की बात करें तो ये आपका राजस्व खाता होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 60। देखिए, व्यापारिक लेन देन में सहायक साक्ष्य क्या कहलाता है? व्यापारिक लेन देन में लेन देन जो भी होता है उसमें सहायक साक्ष्य क्या कहते हैं हम लोग? वाउचर कहते हैं। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है तो आप सभी को पता है कि एविडेंस जो है उसका क्या है? वाउचर ही है। बैलेंस शीट तैयार की जाती है, बैलेंस शीट तो त्रैमासिक सालाना हम इसके ऊपर बात कर लिए हैं कि सालाना जो है आपको बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। जो भी कंपनी होता है, कंपनी का देनदारी होता है या संपत्ति को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, बैलेंस शीट जो है एनुअली जारी किया जाता है। इसमें आपको लाइबिलिटीज और एसेट्स ये दोनों कंपनी का आपको दिखता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। संसाधनों का अनुचित उपयोग और परिसंपत्तियों में अधिक निवेश क्या दर्शाता है? तो अनुचित उपयोग कर रहे हैं आप संसाधन का और परिसंपत्तियों का अधिक निवेश कर रहे हैं तो इसको निवेश पे कम रिटर्न जो है आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर होगा। ये तो क्वेश्चन में ही क्लियर था। मूल प्रविष्टियों की पुस्तक कौन सी होती है? ठीक है, तो मूल प्रविष्टियों की जो है पुस्तक कौन सी होती है आपसे पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए जर्नल है और यहाँ पे वाउचर है, जर्नल ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले भी किए थे। ठीक है, जर्नल ही हो जाएगा। निम्नलिखित में बकाया व्यय का सही अर्थ क्या है? बकाया व्यय, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, ये है बकाया व्यय। देखिए, व्यय जो वर्तमान बैलेंस शीट में भुगतान नहीं किया जाता है, आवश्यक खरीदारी जो व्यवसाय दिन प्रतिदिन चालू होती है। व्यय जो देय है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, इसी को हम बकाया व्यय कहते हैं। देने को है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लिए। निवेश पे रिटर्न जो है क्या होता है? देखिए,
तो शुद्ध बिक्री इंटू 100, ये कुल संपत्ति इंटू 100। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपको 66 में, उपयुक्त सरकार द्वारा इसकी प्राप्ति की तिथि से वह समय अवधि क्या है जिसमें मध्यस्थता के सभी निर्णय प्रकाशित किए जाने हैं। तो इसके लिए जो है 30 दिन ही होता है। आगे देखिए, औद्योगिक जो है श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमा संबंधित योजना जो मर्यादित, अनिवार्य, अंशदायी, वित्तीय, सुदृढ़ और प्रशासनिक दृष्टि से सरल हो, वो सुझाव जो है किसने जो है दिया था। ये जो है प्रोफेसर आपको आधारकर। ठीक है, कौन थे ये प्रोफेसर जो है आपके आधारकर थे। आगे देखिए, हाल ही में जो है संसद में पेश किया गया वेतन विधेयक 2019 में किन पूर्ववर्ती कानूनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो आपका वेतन विधेयक 2019 लाया गया तो इसमें किन को शामिल नहीं किया गया है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, 1936 वेतन भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक, इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन जो है देखते हैं 69, फैक्ट्री एक्ट 1948। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए, जो 1948 है इसके तहत एक वयस्क कर्मचारी को प्रति सप्ताह अधिकतम कितने घंटे काम वो कर सकता है। ये 48 घंटे कर सकता है। आगे देखिए, भारत में कारखाना अधिनियम 1881। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये कारखाना अधिनियम 1881 किन गवर्नर वायसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था। ठीक है, आप लिखेंगे उनका नाम। तो कारखाना अधिनियम जो 1881 आया था, इसका मुख्य विषय जो है क्या था। इसका मुख्य विषय ही था आपका बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम को लेकर ही आया था। चलिए, और इसमें आपको देखेंगे ये बाल श्रम को लेकर नहीं था। ठीक है, मैं गलत यहाँ पे आपको बता दिया, ये महिला कर्मचारियों के लिए जो है कार्य की दशाएं को लेकर था। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1881 बाल श्रम ही था। ऑप्शन सही है। ठीक है, सही है, मैं सही बताया था। ठीक है, बाल श्रम के लिए था आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के संबंध में बताना है। ठीक है, तो इसके तहत महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है। बात सही है। इसके तहत दो या दो से अधिक बच्चे वाली महिलाओं को 6 हफ्ते का मातृत्व अवकाश के लिए अधिकृत किया गया। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, समान जो है पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए यहाँ पे कौन जो है कथन आपको सही है। चलिए, एक सेकेंड इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। मातृत्व लाभ का जो संशोधन हुआ था, ये तो स्टेटमेंट सही है, 12 हफ्तों से बढ़ा के जो है 26 कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा क्या था कि दो या दो से अधिक बच्चे वाली महिलाओं को 6 हफ्ते के मातृत्व अवकाश के लिए अधिकृत किया गया था। दो या दो से अधिक के लिए यहाँ पे 6 हफ्ते के लिए नहीं, 12 हफ्ते के लिए किया गया था। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर ले, करेक्ट इसको कर ले। ये यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, केवल एक बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, समान जो है पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में बताना है, कौन सा आपको सही होगा। कोई भी मालिक किसी भी मजदूर को लिंग के आधार पे एक ही काम का समान प्रकृति काम के लिए एक समान मजदूरी या वेतन भुगतान करेगा, बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति समान प्रकृति के कार्य की भर्ती के दौरान पुरुष और महिला के लिए लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चूंकि नाम ही है समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो समानता इसमें दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न देखिए 73। यहाँ क्या पूछा गया, भारत में जो है श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी से संबंधित प्रयास किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ये प्रथम है, द्वितीय है। ठीक है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे देखिए 74, निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय मजदूरी आंदोलन पे रूस में हुई 1918 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति का प्रभाव माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट दिया है, बाकी ऑप्शन वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे
ऑप्शन कुछ यहाँ पे दिख रहा है, चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि भारतीय मजदूर आंदोलन पर रूस में जो 1918 ईस्वी में साम्यवादी क्रांति हुई थी उसका क्या जो है प्रभाव पड़ा। बीपी बाडिया ने भारत में आधुनिक श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ का स्थापना किया, ये उसका इफेक्ट था। बात क्या है आपको सही है, ठीक है। बीपी बाडिया के द्वारा जो है मद्रास श्रमिक संघ का स्थापना किया गया। आगे देखिए 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम जो है पारित किया गया, ठीक है। ये भी बात क्या है आपको सही है। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में लगभग 64 श्रमिक संघ शामिल हो गए। ये सारा ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 75 देखें। पूछा है कि बाल श्रम जो है अधिनियम 2016 के संबंध में विचार कीजिए, और यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, बताइए कि यहाँ पे कौन सा आपको सही है। पहला देखिए, इसमें खतरनाक व्यवसाय की संख्या को 83 से घटाकर 3 कर दिया गया, ठीक है। ये जो आपका बाल श्रम अधिनियम जो आया, ठीक है, 2016, इसी के बारे में आपको बताना है। तो 1986 का एक तरह से समझ लीजिए संशोधन था, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो जो खतरनाक व्यवसाय की श्रेणी में 83 को रखा गया था, उसको घटा के जो है 3 कर दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने 2016 के कानून का जो है समर्थन किया। तो यहाँ पे जो है यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे कुछ खामी बताई गई थी, आलोचना की गई थी, ना कि समर्थन। ये तो गलत ही हो जाएगा, और केवल एक सही होगा, केवल एक, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76। श्रम संघ अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत श्रम संघ के सदस्यों को निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो पूछा गया है कि श्रम संघ के सदस्यों को कौन से कंडीशन में अयोग्य घोषित किया जाएगा। अधिनियम 1926 के अधीन बताना है। उनकी आयु 18 वर्ष की अगर नहीं हुई है, ठीक है, उसे नैतिक अपराध संलिप्त होने के किसी अपराध में भारत के किसी अदालत द्वारा सजा हुई है, बिल्कुल ही दोनों स्टेटमेंट सही है। रोजगार में हस्तक्षेप के आरोप में इसके हस्तक्षेप के आधार पर नहीं किया जाएगा, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न जो है आपका 77। कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 कब लागू हुआ। तो 1923 का अधिनियम है, और ये लागू हुआ था 1924 में, 1 जुलाई 1924। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78। अगला प्रश्न देखिए, कर्मचारी जो है आपको प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन योजना किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको केंद्रीय सरकार के द्वारा। शिकायतों की विशेषता कौन सी नहीं है। तथ्यात्मक, मनगढ़ंत, प्रच्छन्न। देखिए तथ्यात्मक भी हो सकता है, प्रच्छन्न भी, मनगढ़ंत जो है नहीं होगा, ऑप्शन बी बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80। कर्मचारी जो है राज्य बीमा अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिनियमित किया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये था बीपी जो है आधारकर समिति। आगे देखिए अगला है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बताना है। साइंस का प्रश्न है आपका। देखिए आप सभी को पता है स्टेथोस्कोप जो है क्यों यूज किया जाता है। हृदय के ध्वनि को सुनने के लिए, हृदय की गति को मापने के लिए। तो ए का तो आपका 3 बनेगा। स्पिग्नो जो है यहाँ पे मैनोमीटर, ये रक्तचाप के लिए यूज होता है, ब्लड प्रेशर के लिए, 4 हो जाएगा। कैरेटोमीटर, ठीक है, तो ये आपको सुनने का जो है शुद्धता मापा जाता है इससे। बाकी लक्सीमीटर यहाँ पे बचा, तो ये प्रकाश की तीव्रता को मापने का काम करता है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 देख ले, ये हो गया 3 4 2 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। साइंस के भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व यानी कैपिलरी की बात की जा रही है। स्याही का सोखना, ठीक है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पे जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का इसका पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ठीक है। तो आपको पता है कि ये स्याही का सोखना हो गया, चाहे भूमिगत जल जो है ऊपर चढ़ता है, या आपका सूती कपड़े में जल की बूंद का फैलना, ये सब तो आपका केशिकत्व का कारण है। लेकिन केशिकत्व ही एकमात्र कारण किसमें नहीं है, पौधे के जड़ों के जल के पूर्ण जो है समूह की ओर बढ़ना, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा, ठीक है। केशिकत्व का बहुत सारा उदाहरण आप सभी को पता होगा, लालटेन लैंप वगैरह अगर जो लोग यूज किए होंगे, तो उन बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये सब उसी का उदाहरण हो जाएगा।
देखिए, ये जो पर्ण समूह होते हैं जल के जाने के लिए यहाँ पे केशिकत्व तो होता ही है, उसके साथ साथ भी यहाँ पे केशिकत्व के अलावा आपको प्रस्वेदन, संस्वंजन, ये सब भी क्रियाएं उत्तरदायी होती है। ठीक है, एडिशनल और भी इसमें चीजें होती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सल होती है। देखिए, कैपिलरिटी तो होती ही है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी होता है, एथेंसेशन भी होता है। आगे देखिए, भारत में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, ये देखिए, यूरेनियम, थोरियम। भारत में जो है थोरियम प्रचुर मात्रा में आपको उपलब्ध है। ठीक है, थोरियम जो है माइनाजाइट से जो है निकाला जाता है। कंप्यूटर के बारे में संबंध में कौन सा जो है सही है बताना है, और यहाँ पे आपको उत्तर बताना है कौन सा कंप्यूटर के बारे में सही है। देखिए, तो आंकड़े को भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है ये। बिल्कुल आंकड़े को भंडारण करके रखती है, स्टोर करके रखती है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए भी सक्षम है, विश्लेषण भी करती है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। अगर आप पासवर्ड वगैरह सिक्योरिटी अगर लगा देते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग कर देते हैं, प्रोटेक्ट भी करती है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होती है। ये सारा ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, कंप्यूटर का आपको पता ही है, डाटा को स्टोर भी कर लेता है। ठीक है, डाटा को संशोधित भी कर सकता है, डाटा को पुनः निर्गमित भी कर सकता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अगर देखेंगे तो ये विजय भटकर को 1991 में ये जो है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था आपका? परम। परम 8 ट्रिपल टाइम्स 0। इसी का विकास इन्हीं के द्वारा किया गया था, विजय भटकर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, आपका IPv6 है, प्रोटोकॉल आईपी पते का परिभाषित जो है करता है। इसमें आईपी जो है क्या इंडिकेट करता है आपका? यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वर्जन 6 जो लिखा हुआ है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसमें आईपी जो है किसको जो है परिभाषित करता है, एड्रेस किसको करता है? ये 64 बिट को आपको एड्रेस करता है। निम्नलिखित जो है संक्षेप रूपों में कौन सा एक सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का उदाहरण है? जंक ईमेल का वर्णन करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जंक के लिए कौन हो जाएगा? स्पैम ही हो जाएगा। आगे देखिए 88, यहाँ देखिए क्या पूछा गया है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है बताइए? तो वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट आर्टिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस, वायरस का मतलब क्या होता है आपका? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पे सुमेलित है, यानी सही यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, हर्न्स जो है यहाँ पे सिल्वर है। हर्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड जानते हैं इसको नाम से, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा जो है इस सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है, तो ये भी तो गलत ही हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, दोनों गलत हो गया, अपोजिट दे दिया है। चूहे का जो है विष, इस ये फिलस्फर जो है ऊन हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया है जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, तो जिंक फॉस्फाइड जो आपका होता है चूहे का विष। ये ऑप्शन है आपका सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द्रवित जो है ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त जो है प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए कायरोजेनिक्स जो है टेक्निक यूज किया जाता है। ठीक है, कायरोजेनिक्स जो है एक आपका टेक्नोलॉजी है, और इसके मदद से जो है लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन हम लोग इंडस्ट्रीज में ऑब्टेंड करते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना, ये नीलहरी शैवाल ही है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव, और आपको पता है कि इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस किया जाता है। अगला देखिए, प्रत्यस्थ जो है इलास्टिक और उत्तक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, इन हमको फाइब्रिन इनको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी
जो है जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य जो है अंत फ्लोरा के अनुरक्षण में भी सहायता देता है। क्या और देख लेते हैं और स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, यहाँ बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए, प्रोबायोटिक की बात की जाए तो ये प्रोबायोटिक जो खाद होते हैं सजीव जीवाणु में विद्यमान होते हैं, बात सही है। देखिए, प्रोबायोटिक और आपका मानव के लिए लाभकारी भी होता है एक प्रोबायोटिक खाद, ये तो सही है। प्रोबायोटिक खाद अंत्र फ्लोरा का अनुरक्षण में भी सहायता करता है, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे आपको कथन और कारण दिया गया है, बताना है कि इसमें कौन सा आपको सही होगा। देखिए, ले जूम इन कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। देखिए, बस इसमें ऑप्शन ही है ए आर सही, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए आर जो है दोनों सही, आर ए का आपसे व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में काफ़ी दिनों से क्वेश्चन दिया जाता है, तो बिल्कुल वही फ्रेम है इसमें भी। चलिए देखिए, देखिए पहला क्या है यहाँ पे, मानव शरीर जो है अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। ठीक है, तो अधिकांश विटामिन का मानव शरीर तो संश्लेषण जो है आपको नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये पहला स्टेटमेंट इस तरह से आपका असत्य हो जाएगा। अगर विटामिनों का संश्लेषण अगर अपने आप कर लेता तो इतनी बीमारियां होती ही नहीं। ठीक है, शरीर को उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, बात जो है ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, और ऐसे ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी। आगे देखिए, पेड़ पौधे में जो जाइलम मुख्यतः जीवार होता है, जाइलम का काम क्या होता है। ठीक है, देखिए, पादपों में जो है दो परिवहनी ऊतक होते हैं, एक फ्लोएम और एक जाइलम। ठीक है, तो जाइलम आपको क्या करता है, जल वहन के लिए जिम्मेवार होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक घड़ी जो है सोमवार दोपहर जो है यहाँ पे 2 बजे में 3 मिनट पीछे है। देखिए, दिन है सोमवार को। ठीक है, ये घड़ी है, यहाँ पे मान लीजिए 12 बज रहा है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 9। 2 बजे, अगर इसको 2 बजे सुई को जो है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये 3 मिनट पीछे होता है, यानी थोड़ा सा जो है लैग करता है। फिर क्या दिया है, बुधवार को जो है 2 बजे दोपहर में 5 मिनट आगे चला जाता है। पहले देखिए 3 मिनट पीछे रहता है, लेकिन बुधवार को, यानी पहले सोमवार हो गया आपका, सोम से फिर मंगल, और मंगल से फिर आपका बुध हो गया। सोम से मंगल जाएगा, फिर मंगल से बुध, बुध तक जाते जाते जो है 5 मिनट आगे चल रहा है, पहले जो है 3 मिनट पीछे रहता है। ऐसे में कह रहा है कि ठीक समय कब दिखाएगा। क्वेश्चन आप लोग को जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखिए, आप भी बना सकते हैं अपने से, कुछ लोग बना लिए होंगे। देखिए, टोटल घड़ी जो है सोमवार से स्टार्ट होगी चलना, फिर मंगलवार को जाएगी, फिर यहाँ पे आपको बुधवार। ठीक है, सोम मंगल और बुध में ऐसे देखेंगे तो कितना 48 घंटा टोटल हो जाएगा, और 48 घंटे में देखेंगे तो 8 मिनट का यहाँ पे समय अंतराल आ जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाता है, 5 मिनट आगे, यहाँ पे 3 मिनट पीछे, तो 8 मिनट का अंतराल आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, 48 घंटे में 8 मिनट का अंतराल आ रहा है, तो 48 घंटे में 8 मिनट, इसका मतलब 8 से डिवाइड करें इसमें, तो 8 × 6 = 48, यानी 6 घंटे प्रति मिनट। 6 घंटे क्या हो जाएगा, प्रति मिनट। घड़ी जो है 3 मिनट पीछे थी, इनिशियल में बताया गया था, और 3 मिनट समय अंतराल पूरा करने के लिए सही समय जो है दिखाया जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 × 6। ठीक है, तो 3 × 6 यानी क्या हो जाएगा, 18। नहीं, 18 क्या हो गया, घंटा। तो 18 घंटा यदि बन रहा है, तो 18 घंटा का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये 2 बजे से 18 घंटा ऐड करेंगे तो 2 से 2 दोपहर हो जाएगा, और फिर ये 6 घंटा, यानी ये कितना बन जाएगा, 8। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, मंगलवार को जो है आपका 8 बजे जो है सुबह हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बी। ठीक है, देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। देखिए, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन दिया है 10,000 रुपया, एक महीने में 10,000 रुपये लोग कमाते हैं।
यदि एक व्यक्ति की आय में आपको 1,20,000 की वार्षिक वृद्धि हो जाती है, तो परिवार का जो है मासिक वेतन क्या बढ़ जाएगा? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए परिवार का जो है औसत यहाँ पे, अच्छा परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। एक लोग का यहाँ पे जो है मंथली कमाई कितना बताया जा रहा है? 10,000 रुपया औसत बताया जा रहा है। तो टोटल कितना जो है मंथली हो जाएगा ये? 5 पे 4 टाइम्स 0 यानी 50,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये मंथली है। चूंकि ईयरली यहाँ पे ग्रोथ दिया है कि 1,20,000 ईयरली एक आदमी बढ़ता है, तो इसको हम लोग ईयरली कर लेते हैं। तो 5 लाख यदि मंथ 50,000 यहाँ मंथली है, तो ईयरली क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप 12 से, 12 × 5 = 60 हो गया। और बाकी यहाँ पे 2 2 4 0 कर दीजिए, 1 2 3 4 0। ये कितना हो गया? ये लोग का पहले का आय हो गया, जब ग्रोथ नहीं था तो। ग्रोथ नहीं था तो ये आय हो गया। अब ग्रोथ कितने का हो रहा है? 1,20,000 का। बस इसमें 1,20,000 आप ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे 4 0 हो गया, और आपका यहाँ पे ये 1 2। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये 2 एक साथ, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका आपका टोटल आय नहीं बताना है, प्रति व्यक्ति मासिक आय बताना है। तो प्रति व्यक्ति बताने के लिए टोटल 5 ही लोग हैं ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? देखिए ये 5 से डिवाइड करने पे 5 एकम 5 हो जाएगा, और 1 2 5, 5 एकम 5, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 5 चौके 20। ठीक है, अच्छा ये तो पहले तो हमको मंथली निकालना है। यहाँ पे देखिए क्या मंथली पूछा गया है क्या? हाँ मासिक पूछा गया है। तो मासिक पूछा गया तो पहले 12 से डिवाइड कर लें, यहाँ पे मासिक निकल जाएगा। मासिक हो जाएगा 12 × 6 = 72 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया मासिक। ठीक है, अब जो है पर व्यक्ति बताना है, तो 5 ही लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 × 5 = 60 होता है। ठीक है, तो ये 12,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा 12,000। ठीक है, सिंपल सी कहानी ये थी, 5 व्यक्तियों का कोई एक फैमिली था। ये लोग का एवरेज इनकम जो है मंथली कितना था? 10,000। तो हम लोग 50,000 निकाल लिए एक मंथ का इनकम, 12 महीने मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो हम लोग का 1 साल का इनकम, 1 साल में बढ़ जा रहा है कितना? 1,20,000 ऐड करेंगे, फिर 12 से डिवाइड कीजिएगा, मंथली निकल जाएगा। और फिर चूंकि प्रति व्यक्ति निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा एक पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, तथा माता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योग दिया है, तो बताइए जो यहाँ पे पुत्र का उम्र क्या होगा? ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे एज्यूम हम क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए जो पुत्र का उम्र है, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, पुत्र को सन भी बोलते हैं, तो चलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं एस। पहला स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है कि पिता का उम्र उसके पुत्र का उम्र का 9 गुना है। तो पिता का उम्र जो है क्या हो जाएगा? फादर का हो जाएगा यहाँ पे 9s, 9 गुना है तो यहाँ पे फादर हो जाएगा आपका 9s। मदर का जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया है, माता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 8 गुनी हो रही है, बस मदर का जो हो गया है यहाँ पे 8s हो गया। अच्छा दोनों का जो है योग दिया है 51, तो बस दोनों को जोड़ दें, निकल जाएगा। तो फादर प्लस मदर जोड़ेंगे, फादर प्लस मदर, तो ये कितना हो जाएगा? 9s + 8s = कितना है? 51। ये 9 8 कितना हो गया? 17। 17s = कितना हो गया? 51। यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा? 51/17 यानी कितना आ जाएगा? 3। s का वैल्यू 3 आ गया। क्वेश्चन में निकालना क्या है? पुत्र का उम्र। तो पुत्र का उम्र निकल ही गया, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, उत्तर दिशा की तरफ से 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी? देखिए एक मान लीजिए रेलगाड़ी हो गई आपकी। ठीक है, रेलगाड़ी हो गया, इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 150 मीटर। और मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है, 250 मीटर लंबा एक पुल है। ठीक है, तो 250 मीटर मान लेते हैं एक पुल है, इसको इसको पार करना है, और इसका गति आपको दिया है, तो कितना टाइम लगेगा? आसान है, आखिर रेलगाड़ी को कहाँ से कहाँ तक जाना होगा? तो रेलगाड़ी जो है मान लीजिए
यहाँ से अगर इंटर करती है तो यहाँ अगर निकल जाएगी तो समझिए पुल को पार कर ली। तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना तय करना होगा, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। पुल की लंबाई 250 है और रेलगाड़ी की 150 है, तो ऐड कर लें। ठीक है, तो टोटल लेंथ आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे, टोटल लंबाई इसको क्रॉस करना होगा 250 प्लस कितना दिया है 100, यहाँ पे कितना दिया था पुल का, 250 प्लस 150, 150 ऐड कर दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 400, 400 मीटर ही इसको क्या करना है टोटल। अच्छा, यहाँ पे इसका गति भी दे दिया है, गति कितना दिया है 144 किलोमीटर पर आवर। अभी आप डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर गलत बन जाएगा, क्योंकि ये मीटर में दिया है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले यूनिट सेम कीजिए, 144 को जो है मीटर पर सेकंड में हम लोग बदल देते हैं। 144 में बदलने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे घंटा को मिनट में करने के लिए 3600। दो शून्य से दो शून्य यहाँ पे चला गया, 5 दूने 10 हो गया, ये 2 × 5 = 10 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 18, यानी ये 18 से यहाँ लेके जाइए तो ये कितना हो जाएगा आपका 2×9 = 18, और 2×7 = 14, 2×2 = 4, 9×8 = 72, यानी 8×5 = 40। ठीक है, कैलकुलेशन है, यानी क्या आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड आ गया इसका 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको स्पीड पता ही है और आपको जो है डिस्टेंस पता ही है, टाइम निकालना है, तो क्या करना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड अपन जो है, यहाँ पे टाइम निकालना है, स्पीड अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो भी चाल है इसका, चाल कितना दिया है तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख दीजिए, इस ये आपका 400 है और ये कितना है 40, बस तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 10 सेकंड में पार कर जाएगा। आंसर देखें इसका ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था वो। ठीक है, अब रेलगाड़ी को अगर क्रॉस करना होगा तो अपना लेंथ भी साथ साथ पुल का लेंथ भी क्रॉस करना होगा। यहाँ पे दिया है लकड़ी का एक ब्लॉक है और ये 5×10×20 सेंटीमीटर का है। कम से कम माप का कितना एक ठोस जो है आपको घनत्व वाला बनाया जा सकता है। मान लीजिए कोई लकड़ी है, ठीक है, ऐसे कोई लकड़ी आपको दिया हुआ है, इसमें दिया है 5×10×20 का है, मिनिमम का बनाना है यहाँ पे कम से कम का, तो आपको यानी 5×5×5 का बनाना है। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना क्या है, लकड़ी का आयतन निकालिए सबसे पहले। तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो 5×10 इंटू आपका क्या बन जाएगा 20, डिवाइड, ये सब सारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, और 5 सेमी वाला कितना हो जाएगा, तो 5×5×5, मिनिमम वाला बताना है। तो 5×2 = 10, 5×4 = 20, कितना हो गया 4×2 = 8। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, ऐसा कितना संपूर्ण ब्लॉक जो है होगा तो वो 8 वाला हो जाएगा, 8 हो जाएगा टोटल। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पे क्या दिया है, 180 सीढ़ियाँ है एक मीनार पे चढ़ने के लिए। इसके समय एक पुरुष जो है हर एक तीर सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 मिनट आराम करता है। ठीक है, तो मीनार पे चढ़ने पे वो कितना जो है देर आराम करेगा। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कितना सीढ़ी चढ़ना है, टोटल 180। ठीक है, और हर एक 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद कितना आराम करता है 2 मिनट। तो 30 के बाद 2 मिनट करेगा, फिर 60 के बाद 2 मिनट करेगा, फिर ये 90 के बाद 2 मिनट करेगा, फिर 120 के बाद 2 मिनट करेगा, फिर आपको 150 के बाद, अब इसके बाद तो डायरेक्ट 180 पे पहुंच ही जाएगा, तब आराम तो करने की बात नहीं है। ऐसे में देखिए 2 मिनट 2 मिनट, 2×2 = 4, 2×6 = 2×8 और 2×10, टोटल 10 मिनट आराम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसी चुनाव में 80% मतदाता ने भाग लिया। ठीक है, 80%, केवल 2 प्रत्याशी ही थे। पहला तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 100% नहीं, 80% मतदाता भाग लिए। दो हैं, एक राम है एक श्याम। राम को कुल मतों का 42% मिला, राम ने श्याम को 4 मतों से हरा दिया। तो बताइए कि राम को कितना मत मिला। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल है नहीं। देखिए टोटल जो है 80% मतदाता भाग लेते हैं, पहला बात। इसमें भी यहाँ पे देखें तो राम को कितना मिलता है 42%, 80 में कितना मिलता है 42, 80 में जो है 42 किसको मिला, राम को। श्याम को कितना मिलेगा, 80 - 42 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 38, यानी श्याम को 38 मिलेगा। और बोल रहा है 4 समतों से हरा लिया, इसका मतलब हुआ क्या। ठीक है, कि यहाँ पे कितना प्रतिशत राम को ज़्यादा मिला है, यहाँ पे 4% ज़्यादा मिला है।
ठीक है, चूंकि 38 है यहाँ पे 42 है, तो 4 ज़्यादा मिला है, और यही 4 किसके बराबर होगा, 400 के। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, 4% को आप 400 के इक्वल कर लीजिए। देखिए 4% जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 400 के। ऐसे में 1% कितने का हो जाएगा, 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देख लेते हैं। राम को कुल कितना मत मिला था, राम को टोटल तो 42% ही मत मिला है, तो 1% का मतलब 100 है, तो 42 का मतलब क्या हो जाएगा, 4200। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे में आपसे श्याम पूछ देता तो 3800 हो जाता। यहाँ पे राम पूछा है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मान लीजिए कुछ यहाँ पे डाटा दिया है, और डी का यहाँ पे रिलेशन आपको फाउंड करना है। ए जो है यहाँ पे आपको दिया है बी, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, यानी बी यहाँ पे लिख दीजिए, ये इसका भाई हो गया। ठीक है, सी ए का पिता है, ए का पिता है यानी एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे सी हो गए, ये इनके पिता हो गए। फिर दिया है डी जो है ई का भाई है, डी जो है आपका ये ई का भाई है, तो डी ई का भाई हो गया। चलिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है चलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, लास्ट ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, यानी ये नीचे हो जाएगा, ये पुत्री हो गई। यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या है आपसे, डी का चाचा कौन है। देखिए डी यहाँ पे कहाँ पे है, डी आपका यहाँ पे है, इनका चाचा के बारे में पूछा जा रहा है, तब आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो गया। ठीक है, ये तो डी जो है इसके चाचा के बारे में, तो ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये इनकी पुत्री है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन है, ये ही इनका चाचा हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल, डी और ई टेनिस खेलते हैं। ए और सी वॉलीबॉल और फुटबॉल, ए और डी हॉकी और फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल और टेनिस तीनों कौन खेलता है। इसके लिए तो आपको सीरीज लिखना पड़ेगा। ए के बारे में देखिए क्या दिया है यहाँ पे प्रश्न में, ए के बारे में दिया है ए और बी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ए और बी, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, बी भी, ये हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। चलिए, ये हॉकी भी हो गया, फुटबॉल भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल, तो बी जो है क्रिकेट भी खेलेगा। ठीक है, बी जो क्या करेगा, क्रिकेट भी खेलेगा, बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे देखते हैं। बी और सी हो गया, सी और ई क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, सी और ई कर ले यहाँ पे, ई क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल के लिए बी लिख देते हैं, और वॉलीबॉल ये खेलता है तो यहाँ पे बी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सी और ई हो गया, डी और ई टेनिस खेलते हैं, डी और ई, तो डी हो गया और ई, ये लोग टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस यहाँ भी शामिल करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या दिया है, ए और डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी, ए यहाँ पे हो गया और डी यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी फुटबॉल तो है, तो इसे यहाँ पे हॉकी फुटबॉल ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, और भी कुछ डाटा है क्या इससे, पूछा है हॉकी फुटबॉल और टेनिस तीनों कौन खेलता है, तो देखिए हॉकी फुटबॉल और टेनिस, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, हॉकी भी ये खेल रहा है, फुटबॉल भी और टेनिस, ये कौन है, डी है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नोएडा, नोएडा को डिकोड किया जा रहा है, तो ऐसे दिल्ली को आपको डिकोड करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए NOIDA, इसके बदले यहाँ पे क्या है, OPJEB, यहाँ पे आपको किसको करना है, दिल्ली को, DELHI। यहाँ पे देखिए डी के बदले क्या कोड किया गया है, ई, इसका मतलब तो कंफर्म है डी के बदले यहाँ पे ई होगा, और लेकिन सारे ऑप्शन में ही आपको ई दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखें, ओ के बदले ओ तो खैर इसमें है नहीं। इसके बाद
यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, डी को तो ये लिखेंगे, और ई को जो है यहाँ पे NO OP। अच्छा, तो ये तो एक एक लीटर आगे करके लिखा गया है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। ए के बदले बी लिखा है, डी के बदले ई, ओ आई के बदले जे, ओ के डी के बदले ई हो गया, ई के बदले एफ हो जाएगा, एल के बदले LM, एच के बदले क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आई, और आई के बदले जे। बस आसान है। यहाँ पे EFMIJ ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या बनेगा, सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। पूछा गया है कि भारत में किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो जो है इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है। नेट जीरो इनोवेशन, ये भारत यूके के साथ मिलकर किया है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिशूल पूरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 106 देख लिए थे हम लोग, ठीक है। त्रिशूल जो है पूरम महोत्सव अगर देखें तो ये आपको केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान पे जनमत संग्रह कराया। नए संविधान पे जनमत संग्रह कराया गया उज्बेकिस्तान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, साइबर सुरक्षित भारत किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। साइबर सुरक्षित भारत, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कौन सा मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना लागू करता है। ये आपको रसायन और उर्वरक मंत्री, ये 2008 में आपको लेके आया गया था। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, स्वच्छ जो है सुजल सम्मान 2023 किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। ये आपको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य ने ग्रीन टेक ग्रामीण प्रभाव और महिलाओं के नेतृत्व वाला स्टार्टअप के लिए विशेष योजना जो है, यानी ग्रीन टेक जो है किसके द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। ये आपको तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। नीति आयोग के किस संस्थान के समर्थन से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक जारी करता है। SDG सूचकांक, ये UNDP के सहयोग से। आगे देखिए, जनवरी 2022 तक सुकन्या समृद्धि योजना में लागू ब्याज दर क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, तो इसके लिए देखेंगे तो ये 7.6%। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो ये आपको लोक प्रशासन में दिया जाता है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। अगला है, ग्लोबल जो है अर्बिट्री ऑन डोनेशन इन ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार अंगदान में भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका तीसरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 हो गया 17। कुशाग्र रावत और श्रीहरि नटराज किस खेल से जुड़े हैं। ये लोग जो है आपको क्रिकेट से तो है नहीं, गोल्फ तीरंदाजी यहाँ भी नहीं है, ये एक्वेटिक चैंपियन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, इट राइट स्टेशन प्रमाण किस संस्था की एक पहल है। तो ये जो है आपको FSSAI की है। ठीक है, ये किसका है, FSSAI का। अगला देखिए, बक्साइड के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक किस देश ने हाल ही में सैन्य तख्ता पलट देखा। सैन्य तख्ता पलट जो है ये आपको गिन्नी में और बक्साइड यहाँ पे पाया जाता है, आप सभी को पता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, किस बैंक ने 2020-21 के लिए MEITY डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से चलिए हम लोग 120 जो है प्रश्न फिनिश कर लिए। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 9 था, इसका अब टेस्ट नंबर 10 बचा हुआ है आपका, तो जैसे ही आएगा टेस्ट नंबर 10 हम करा देंगे। अभी जो है अवेलेबल नहीं है टेस्ट, आप सभी को पता है कुछ कुछ दिन पे अवेलेबल कराया जाता है। तो टेस्ट नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बाकी जो है EPFO के लिए बहुत सारा आपको जो है यहाँ पे काम कराया जा रहा है, तो उससे जुड़े रहें, काम करते रहें। ठीक है, अपना रिवीजन करते रहें और लेक्चर को अधिक से अधिक सारे लोग जो है शेयर करते रहें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे और PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।